हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर से प्रथम प्रश्न पत्र तुलनात्मक शासन एवं राजनीति पढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की योग्यताएं, कार्यकाल, वेतन भत्ते, विशेषाधिकार इत्यादि संबंधी बातों से अवगत कराया था। उसके पश्चात मुझे आपको बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। इस वीडियो में हम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया को समझेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है। तो आइए जानते हैं हम कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति का निर्वाचन अभी जल्द ही हुआ है, 2020 में हुआ है, फिर 2024 में होना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस चुनाव के ऊपर विश्व की निगाहें टिकी होती हैं, क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वह बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। अन्य देशों की अपेक्षा उसको शक्तियाँ अधिक मिली होती हैं और पूरी विदेश नीति अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर ही निर्भर करती है। चाहे भारत हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, सबकी निगाहें अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन पर टिकी होती है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होता है। जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वह विभिन्न देशों की विदेश नीतियों को प्रभावित करता है, क्योंकि अमेरिका बहुत ही शक्तिशाली देश है, वह एक महाशक्तिशाली देश है, इसलिए सारी विदेश नीतियां अमेरिका के ऊपर निर्भर करती हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस चुनाव की एक लंबी प्रक्रिया है और उन विभिन्न प्रक्रियाओं से मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें कि 538 सदस्य होते हैं और इस 538 सदस्यों में से जिस भी व्यक्ति को 270 मत मिलते हैं, या निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं 270 सदस्य उसको वोट करते हैं, वही व्यक्ति विजयी होता है। तो यानी कि राष्ट्रपति पद पर विजयी होने के लिए 270 वोटों की जरूरत पड़ती है। यह निर्वाचक मंडल होता है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जिस तरह से हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, यानी कि लोकसभा सदस्यों का चुनाव किससे होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वहाँ का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि सीधे जनता राष्ट्रपति को नहीं चुनती है, बल्कि जनता पहले प्रतिनिधियों को चुनती है और वह प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इस तरह से अमेरिका में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। तो जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन हर 4 साल के बाद होता है, वहाँ के संविधान में ये प्रावधान कर दिया गया है, अनुच्छेद 2 में ही प्रावधान कर दिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन 4 साल के लिए होगा और एक बार जो राष्ट्रपति बन जाएगा वह 4 साल तक बना रहेगा, उसको उसके पद से कोई नहीं हटा सकता सिवाय महाभियोग की प्रक्रिया के। तो राष्ट्रपति जब निर्वाचित हो जाता है तो उसको उसके पद से कोई नहीं हटा सकता है। हटाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, केवल एक ही प्रक्रिया है, वह महाभियोग की, उसी प्रक्रिया से हटा सकता है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो उसमें पहला स्टेप है, स्टेप 1 को हम लेते हैं पहले। स्टेप 1 होता है प्रत्याशी का नामांकन। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट यानी प्रत्याशी का नामांकन कैसे होता है, यानी कि कैसे पता चलता है कि राष्ट्रपति के पद पर कौन कौन लोग खड़े हो रहे हैं। तो राष्ट्रपति के पद पर कई लोग खड़े होते हैं। वैसे तो अमेरिका में 2 ही दल है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है
और एक रिपब्लिकन पार्टी है। ये दो ही दल मुख्य भूमिका निभाती है, यही दो ही दल निर्वाचक मंडल का चुनाव करती है। अन्य भी दल हैं, जैसे ग्रीन पार्टी है, लेकिन उनका बहुत महत्व नहीं है। ग्रीन पार्टी है और भी दल है, लेकिन उनका बहुत महत्व नहीं है। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार में करीब 15 से 20 लोग खड़े होते हैं, 15 से 20 लोग खड़े होते हैं। तो जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार या राष्ट्रपति के प्रत्याशी की घोषणा होती है, वह उस घोषणा के लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है, वह अपने से नहीं होती है। जिस तरह से हमारे यहाँ हम देखते हैं कि बीजेपी है, तो बीजेपी ने किसको चुन लिया? बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को चुन लिया। इसी तरह से सपा ने किसको चुन लिया? अखिलेश यादव को चुन लिया। और बीएसपी ने किसको चुन लिया? मायावती को चुन लिया। कांग्रेस ने किसको चुन लिया? राहुल गांधी को चुन लिया। राहुल गांधी को चुन लिया। तो ये पार्टी खुद तय कर लेती है कि कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा। लेकिन अमेरिका में पार्टी तय नहीं करती है, जनता तय करती है। जनता पहले प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है, जनता तय करती है और राष्ट्रपति के लिए वह मतदान करती है। तो मतदान की प्रक्रिया क्या होती है? जैसा कि अमेरिका में 50 राज्य हैं, जैसा कि अमेरिका में हम देखते हैं कि 50 राज्य हैं, राज्यों की संख्या 50 है। और जो इनकी राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी। ये पूरे 50 राज्यों की राजधानी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। तो सबसे पहला प्रोसीजर होता है या सबसे पहला स्टेप यह होता है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला होता है तब यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह करीब 1 साल पहले ही शुरू होती है। जैसे कि 2020 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और वर्तमान में 2023 चल रहा है, फिर 2024 में चुनाव होने वाला है, 2024 में फिर चुनाव होने वाला है। तो 2024 में जो चुनाव होने वाला है तो उसकी प्रक्रिया 2023 से ही शुरू हो जाएगी, 23 से ही शुरू हो जाएगी और 2024 तक ये चलेगी। यानी कि राष्ट्रपति जो अपने पद की शपथ लेता है वह 20 जनवरी को लेता है। पद की शपथ कब लेता है? वह 20 जनवरी को लेता है। यह वहाँ पर एक परंपरा स्थापित हो गई है कि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन हो जाता है तो वह 20 जनवरी को शपथ लेता है। यानी कि 20 जनवरी 2024 को वहाँ शपथ राष्ट्रपति लेगा। तो 2023 हम देखते हैं कि अमेरिका में अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया अमेरिका में अब शुरू हो गई है। इसके लिए हर राज्यों में प्राइमरी चुनाव होते हैं या काकस होता है। पहले प्रतिनिधियों का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति के नामों की घोषणा जो होती है वह राष्ट्रीय सम्मेलन में तय की जाती है। उनका राष्ट्रीय सम्मेलन, हर पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, चाहे वह रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे वह डेमोक्रेटिक पार्टी हो, दोनों का राष्ट्रीय सम्मेलन तय होता है। और राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, प्रतिनिधि राज्यों के द्वारा प्रतिनिधि भेजे जाते हैं और यही प्रतिनिधि मिलकर राष्ट्रपति के नामों का चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति के नामों के संबंध में मतदान करते हैं। और इस राष्ट्रीय सम्मेलन में जिसको बहुमत मिलता है उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार माना जाता है। यानी कि पक्का कर दिया जाता है कि यह व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। तो जो राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिनिधि होते हैं उन प्रतिनिधियों का भी चुनाव होता है, उन प्रतिनिधियों का भी चुनाव होता है। उन प्रतिनिधियों का चुनाव जो होता है वह उसको प्राइमरी चुनाव के द्वारा या काकस प्रतिनिधि चुनाव के, प्राइमरी चुनाव के द्वारा या काकस चुनाव के द्वारा प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है। किसका निर्वाचन किया जाता है? प्रतिनिधियों का, डेलीगेट का निर्वाचन किया जाता है। तो ये जो डेलीगेट होते हैं ये प्राइमरी चुनाव के द्वारा, कुछ राज्यों में प्राइमरी चुनाव है, कुछ राज्यों में काकस के द्वारा प्रतिनिधियों का निर्वाचन होता है और कुछ राज्यों में दोनों है। तो प्राइमरी और काकस के द्वारा पहले प्रतिनिधियों का निर्वाचन होता है। हालांकि संविधान में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है, संविधान में कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं दी गई है। यह प्रक्रिया राजनीतिक दलों के द्वारा विकसित किया गया है। यह जो प्राथमिक चुनाव होता है वह जनवरी से लेके जून के मध्य होता है। यानी कि पूरे राज्यों में जनवरी से लेके जून तक डेलीगेट का निर्वाचन होता है, प्रतिनिधियों का निर्वाचन हो जाता है। हर राज्यों में हर पार्टी के द्वारा किया जाता है। ये जो प्राइमरी चुनाव होता है यह प्राइमरी चुनाव राज्यों की सरकारों के द्वारा किया जाता है या स्थानीय सरकारों के द्वारा किया जाता है।
यानी कि प्राइमरी चुनाव जो होता है वह राज्यों के द्वारा होता है। यह जो काकस होता है, काकस यह पार्टी के द्वारा किया जाता है। काकस किसके द्वारा किया जाता है? पार्टी, दलों के द्वारा किया जाता है। हर दलों का अपने अपना काकस होता है। यानी काकस में कौन लोग होते हैं? सभी पदाधिकारी होते हैं, विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी होते हैं, पार्टी के नेता होते हैं। यानी काकस जो होता है यह समूह होता है। काकस का मतलब क्या होता है? एक समूह होता है, ग्रुप होता है राजनीतिक दलों के सदस्यों का। और यही राजनीतिक दलों के सदस्य मिलकर किसका निर्वाचन करते हैं? प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं, डेलीगेट का निर्वाचन करते हैं। और इसी तरह से कुछ राज्यों में प्राइमरी चुनाव होता है। इस प्राइमरी चुनाव, हर दलों का प्राइमरी चुनाव होता है और प्राइमरी चुनाव में वोट डाले जाते हैं और इस प्राइमरी चुनाव के द्वारा प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है। प्रतिनिधि या डेलीगेट का निर्वाचन किया जाता है इस चुनाव के द्वारा, प्राइमरी चुनाव के द्वारा, प्राथमिक चुनाव के द्वारा वोट डाले जाते हैं कि किस व्यक्ति को हम इस राजनीतिक दल से प्रतिनिधि, इस राजनीतिक दल से राष्ट्रीय सम्मेलन में हम भेजेंगे, किस व्यक्ति को हम इस राजनीतिक दल से राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए चुनेंगे या राष्ट्रीय सम्मेलन में भेजेंगे। तो हर पार्टी का प्राइमरी चुनाव होता है, हर पार्टी का प्राइमरी चुनाव होता है। तो प्राइमरी जब चुनाव होता है तो यही प्राइमरी चुनाव और काकस के द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है। तो पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप 1 के अंतर्गत पहला स्टेप क्या हो गया है कि प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। अब स्टेप सेकंड को देखते हैं। स्टेप सेकंड है राष्ट्रीय सम्मेलन। राष्ट्रीय सम्मेलन या इसको हम कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब हर पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। अब हर पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, चाहे वह रिपब्लिकन पार्टी का हो, रिपब्लिकन पार्टी का हो या डेमोक्रेटिक पार्टी का हो। क्योंकि दो ही दल मुख्य भूमिका में होते हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। तो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है जब पूरे राज्य से, यानी 50 राज्य से जब राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन हो जाता है तो हर पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और यह राष्ट्रीय सम्मेलन सभी दलों के द्वारा आयोजित किया जाता है। सभी दल का अलग अलग होता है। रिपब्लिकन पार्टी का अलग होगा राष्ट्रीय सम्मेलन और डेमोक्रेटिक पार्टी का सम्मेलन अलग होगा। और इनकी संख्या जो होती है, राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिनिधियों की संख्या जो होती है वह 1500 से लेकर करीब 3000 के आसपास होती है। 1500 से लेकर 3000 तक इसकी संख्या होती है और इसी में राष्ट्रपति के नामों की घोषणा की जाती है। और यह जो चुनाव होता है यह जुलाई से अगस्त के महीने में होता है। जुलाई से अगस्त के महीने में यह चुनाव होता है राष्ट्रीय सम्मेलन का। राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रपति के नामों का चुनाव कब होता है? जुलाई से अगस्त महीने में होता है। इस सम्मेलन में जो पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी होते हैं वह राष्ट्रपति पद के लिए अपने अपने नामों की घोषणा करते हैं। यानी कि जो सम्मेलन होता है, राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, जैसे कि रिपब्लिक दल को ले लेते हैं तो रिपब्लिक दल का जो राष्ट्रीय सम्मेलन होता है इसकी सदस्य संख्या कितनी रहती है? 1500 से लेकर 3000 तक, यानी कि 1500 से लेकर 3000 तक सदस्य संख्या होती है। चूंकि इसमें जितने पदाधिकारी होते हैं वह अपने अपने नामों की घोषणा करते हैं। जैसे कि कुछ लोग ए का समर्थन कर देते हैं, कुछ लोग बी का समर्थन कर देते हैं, कुछ लोग सी का कर देते हैं। यानी कि जितने भी उस पार्टी में ग्रुप बने, जितने लोग सुझाव दें कि ए को करना है, ए राष्ट्रपति रहेगा या बी रहेगा या सी रहेगा, जितने लोग सुझाव देते हैं। तो जब नाम ओपन हो जाते हैं, यानी कि प्रस्तावकों के द्वारा जब राष्ट्रपति के नाम का अनुमोदन किया जाता है, प्रस्ताव रखा जाता है, तो विभिन्न प्रस्तावक होते हैं। केवल एक ही नहीं होता है कि जैसे कि अमेरिका में जो है बिडेन राष्ट्रपति हैं तो केवल डेमोक्रेटिक पार्टी के सभी लोग केवल जो ए बिडेन को ही पसंद किए होंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन में केवल चुनाव जो ए बिडेन का ही हुआ होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि जो ए बिडेन के अलावा और भी लोग होते हैं जो राष्ट्रपति के दौड़ में शामिल होते हैं, राष्ट्रपति पद के दौड़ में शामिल होते हैं। तो उन नामों को पहले ओपन किया जाता है। अब जब नाम ओपन हो जाता है राष्ट्रीय सम्मेलन में, जब ये विभिन्न नाम ओपन हो जाता है तो अब कौन राष्ट्रपति होगा इसके लिए अब मतदान होता है। जितने सदस्य होते हैं राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए, जितने सदस्य होते हैं वो मतदान करते हैं। जो इसमें सबसे अधिक वोट पाता है, यानी कि जितने प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधियों का पूर्ण बहुमत जितना पाते हैं। यदि 2000 प्रतिनिधि हैं तो कम से कम 1100 वोट एक व्यक्ति को मिलना चाहिए।
एक व्यक्ति को 1100 वोट मिलना चाहिए। यदि 2000 प्रतिनिधि हैं तो एक व्यक्ति को कितना वोट मिलना चाहिए? 1100 मिलना चाहिए। तो इस तरह से चुनाव होते हैं। तो जब प्रथम मतगणना में ही, प्रथम राउंड में ही यदि कोई व्यक्ति इतना वोट पा जाता है, पूर्ण बहुमत पा जाता है, यानी कि प्रतिनिधियों का बहुमत पा जाता है, तो वह उसके नामों की घोषणा हो जाती है। यदि प्रथम राउंड में कोई व्यक्ति पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त करता है तो फिर द्वितीय राउंड की गणना होती है, द्वितीय राउंड का मतदान होता है। जब द्वितीय राउंड का मतदान होता है तो जो सबसे कम वोट प्राप्त करता है उसको हटा दिया जाता है। जैसे सी ने सबसे कम वोट प्राप्त किया है तो सी को क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। और फिर से अब मतदान होता है, यानी कि अब दो ही बचे, अर्थात अब दो ही बचे, ए और बी दो ही बचे। अब दो ही व्यक्तियों के पक्ष में वोट डाले जाते हैं। तो अब स्वाभाविक है कि जब दो ही व्यक्तियों के पक्ष में वोट डाले जाएंगे तो एक व्यक्ति प्रतिनिधियों का पूर्ण बहुमत आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से जब कोई व्यक्ति प्रतिनिधियों का पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेता है तो उसके नामों की घोषणा हो जाती है, तब राष्ट्रपति के नामों की घोषणा हो जाती है और उसी को पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है। पहला स्टेप क्या होता है? प्रत्याशी का नामांकन या नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। प्रत्याशी का नामांकन, उसमें पहली प्रक्रिया होती है कि प्राइमरी चुनाव कराए जाते हैं, राज्यों में काकस कराए जाते हैं, और कुछ राज्यों में प्राइमरी और काकस दोनों होते हैं। फिर दूसरी प्रक्रिया होती है कि प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन किया जाता है तो वह उन प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। उस राष्ट्रीय सम्मेलन में नामों की घोषणा होती है, वोट डाले जाते हैं। जो राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों का पूर्ण बहुमत प्राप्त करता है उसी के नामों को पक्का कर लिया जाता है, उसी व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया जाता है। तो ये दूसरा स्टेप है। आइए अब चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। अब जब राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रपति के नामों की घोषणा हो जाती है, राष्ट्रपति को चुन लिया जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का चयन कर लिया जाता है। उम्मीदवार का चयन कर लिया जाता है। तो अब चूंकि राष्ट्रपति के सारे पार्टियां, चाहे वह रिपब्लिक पार्टी हो चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो, सारी पार्टियां अपने उम्मीदवार का नाम तय कर लेती हैं। तो राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति का भी चयन किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर सकता है। तो इस चुनाव के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन साथ साथ होता है, दोनों का निर्वाचन साथ साथ होता रहता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नामों की घोषणा हो जाती है तो राष्ट्रीय सम्मेलन समाप्त होने के पश्चात उम्मीदवार के पक्ष में एक कमेटी गठित की जाती है। यानी कि वह कमेटी किस लिए गठित की जाती है? चुनाव अभियान के लिए। अब चुनाव अभियान प्रारंभ हो जाता है। स्टेप 3 क्या है? चुनाव अभियान प्रारंभ हो जाता है। इसमें एक समिति गठित की जाती है और इस समिति के द्वारा किसी को कोषाध्यक्ष बनाया जाता है, किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है। कोषाध्यक्ष बनाया जाता है और किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है। समिति अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष की नियुक्ति करती है जो खर्चों का विवरण रखते हैं, जो खर्चों का विवरण तैयार रखते हैं। अब 50 राज्यों में राष्ट्रपति के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो जाता है। पूरे देश में राजनीतिक दल जनता को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए कहते हैं, अपने पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए कहते हैं। वह विभिन्न माध्यमों से चुनाव प्रचार करते हैं, जैसे कि इंटरनेट, टीवी, रेडियो, विभिन्न जनसभाएं आयोजित होती हैं, भाषणबाजी होती है, रेडियो के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा आदि के द्वारा यह अपना चुनाव प्रचार करते हैं। चुनाव अभियान बहुत तेजी से करते हैं और यह चुनाव अभियान तब तक होता रहता है, यानी कि चुनाव के दिन के पहले होता रहता है। यानी कि 4 नवंबर को चुनाव शुरू होता है, 4 नवंबर को वोट डाले जाते हैं। तो यह चुनाव के पूर्व, यानी कि यह 3 नवंबर तक अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं, अपने पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं। यानी कि अब क्या होता है कि अब चूंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं करना होता है, चूंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके लिए किया जाता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। तो जो तीसरी प्रक्रिया होती है, जो चौथी प्रक्रिया होती है, स्टेप 4, वह होता है निर्वाचक मंडल का चुनाव। निर्वाचक मंडल का चुनाव।
अब चूंकि चुनाव अभियान किया जाता है, राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रपति के लिए नामों की घोषणा हो जाती है, फिर चुनाव अभियान शुरू किया जाता है। अब निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जाता है, चूंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं होता है बल्कि निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। इस निर्वाचक मंडल में उतने ही सदस्य होते हैं जितने कि कांग्रेस में होते हैं। जैसे सीनेट में कितने सदस्य होते हैं? 100 सदस्य होते हैं सीनेट में। प्रतिनिधि सभा में कितने सदस्य होते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कितने सदस्य होते हैं? 435 सदस्य होते हैं। कोलंबिया जिले से भी लिए जाते हैं, कोलंबिया जिले से भी विभिन्न सदस्य लिए जाते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो यह सदस्य संख्या कितनी हो गई? 538। यह 538 सदस्य हो जाते हैं निर्वाचक मंडल में, और यह 50 राज्यों से चुने जाने होते हैं। इनके सीटों का बंटवारा बिल्कुल वैसे ही किया जाता है जैसे प्रतिनिधि सभा और सीनेट में किया जाता है। सीनेट में सीटों का बंटवारा क्या है? हर राज्यों के लिए 2 प्रतिनिधि, हर राज्यों के लिए 2 प्रतिनिधि सीनेट में भेजे जाते हैं। सीनेट का जो प्रतिनिधित्व है वह राज्यों के आधार पर दिया गया है, न कि जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। इसीलिए प्रतिनिधि सभा में सदस्यों की संख्या 435 होती है। तो इस 435 सदस्यों का बंटवारा पूरे 50 राज्यों में किया जाता है, 50 राज्यों में किया जाता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ लोकसभा की सीटों का बंटवारा अलग अलग तरीके से है, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर है। इसी तरह से अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सीटों का बंटवारा भी जनसंख्या के अनुपात से दिया गया है, राज्यों के आधार पर नहीं दिया गया है। हमारे यहाँ लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश से लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, इसी तरह से विभिन्न राज्यों में हम देख सकते हैं किसी में 48 है, किसी में 30 है, किसी में 16 है, किसी में 18 है। जनसंख्या के अनुपात से सीटों का बंटवारा किया गया है। ठीक इसी प्रकार से जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सदस्य होते हैं, इनका भी बंटवारा उसी अनुपात में किया जाता है। जैसे कि हर राज्यों से 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कैलिफोर्निया राज्य से प्रतिनिधि सभा में सदस्यों की संख्या 30 है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 32 है। अब 32 सदस्य कहाँ से चुने जाएंगे? कैलिफोर्निया से चुने जाएंगे। इसी तरह से विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग होती है, निर्वाचक मंडल की संख्या अलग अलग होती है। तो अब जो चौथा स्टेज आता है वह क्या होता है? निर्वाचक मंडल का चुनाव। इतने 535 निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जाता है। किसके द्वारा? जनता के द्वारा किया जाता है। और यह निर्वाचक मंडल का जो चुनाव होता है, यह पार्टी पहले से तय कर देती है। पार्टी यानी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है पहले से तय कर देती है कि उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं। तो ये 32 सदस्यों की सूची ये भी बनाता है, रिपब्लिक भी बनाती है, रिपब्लिक पार्टी भी बनाती है, और डेमोक्रेटिक पार्टी भी बना लेती है, डेमोक्रेटिक पार्टी भी बना लेती है। 32 सदस्यों की सूची, दोनों अपना अपनी अपनी सूची बना लेते हैं कि हर राज्य से उनके कितने प्रतिनिधि, किसको किसको प्रतिनिधि चुना जाना है। तो उस प्रतिनिधियों की सूची ये पार्टी के द्वारा बना ली जाती है। अब जो होता है, जब विभिन्न पार्टियों के द्वारा, विभिन्न दलों के द्वारा निर्वाचक मंडल के सदस्यों की सूची तैयार कर ली जाती है, तो अब उसके लिए चुनाव होता है। चुनाव कब होता है? 4 नवंबर को शुरू होता है चुनाव। 4 नवंबर को चुनाव शुरू होता है। यानी कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? निर्वाचक मंडल को इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का भी चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और सभी विधानसभा के सदस्य होते हैं। यानी कि विधानसभा और संसद के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। इसी तरह से अमेरिका में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। इस निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जाता है। अब 4 नवंबर को चुनाव हो जाता है, पूरे राज्यों में चुनाव शुरू होता है। 50 राज्यों में चुनाव शुरू होता है, क्योंकि प्रतिनिधि कितने चुनने होते हैं? 538 प्रतिनिधि चुनने होते हैं। तो 4 नवंबर को पूरे राज्य में मतदान शुरू हो जाता है, और निर्वाचकों को जो मतदाता होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। वहाँ भी वोटर की आयु कितनी होती है? 18 साल होती है। वोटर्स की आयु कितनी होती है? 18 साल होती है। 18 वर्ष के जो भी स्त्री पुरुष हैं वो मतदान के अधिकारी होते हैं। तो जब वोट डाले जाते हैं, तो वोट जो डाले जाते हैं वह वोट पार्टी के पक्ष में डाले जाते हैं। जैसे कि यह रिपब्लिकन पार्टी है या डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो पार्टी के पक्ष में, पार्टी में उम्मीदवारों की सूची होती है, उम्मीदवारों की सूची होती है पार्टी में, और इन उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डाले जाते हैं।
और एक खाली बॉक्स भी होता है। इसमें प्रत्याशी जो होता है वह अपने मन से कोई नाम लिख सकता है। यदि किसी भी प्रत्याशी को पसंद नहीं करता है तो वह इसमें नाम लिख सकता है। यानी कि जो चुनाव होते हैं वो सूची प्रणाली के द्वारा निर्वाचक मंडल का चुनाव होता है। सूची प्रणाली के द्वारा लोग किसी व्यक्ति को वोट नहीं देते हैं, वहां की जनता किसी व्यक्ति को नहीं वोट देती है बल्कि पार्टी को वोट देती है, पार्टी को वोट देती है। यानी कि सूची प्रणाली, जब आप सूची प्रणाली पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सूची प्रणाली है क्या। तो अमेरिका में सूची प्रणाली के द्वारा वोट डाले जाते हैं और सभी व्यक्ति राजनीतिक दलों द्वारा तैयार की गई सूची में मतदान कर देते हैं। अब मतदान जब समाप्त हो जाता है तो हर राज्य की सरकारों के द्वारा वोटों की गिनती कर ली जाती है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों की गिनती कर ली जाती है, वोटों की गिनती कर ली जाती है। और जब हर राज्यों के द्वारा वोटों की गिनती हो जाती है, हर राज्यों के द्वारा अलग अलग गिनती होती है। जैसे कि मैसाचुसेट्स राज्य में जो वोट पड़ते हैं तो वह मैसाचुसेट्स का गवर्नर के निर्देशन में गिनती होती है। कैलिफोर्निया राज्य में जो चुनाव पड़ते हैं वह कैलिफोर्निया के गवर्नर के निर्देशन में गिनती होती है। जो जॉर्जिया में पड़ते हैं, अलास्का में पड़ते हैं, मेडागास्कर में पड़ता है, या फिर न्यूयॉर्क में पड़ता है, न्यूयॉर्क सिटी में पड़ता है, मैक्सिको में पड़ता है, जहाँ जहाँ भी चुनाव होते हैं हर राज्यों के सरकार के द्वारा चुनाव की गिनती अब कर ली जाती है। तो अब वोटों की गणना वहाँ की सरकारों के द्वारा हो जाता है। अब इस तरह से निर्वाचक मंडल का चुनाव हो जाता है। स्टेप चौथा क्या है? निर्वाचक मंडल का चुनाव हो जाता है। अब किसके द्वारा? सूची प्रणाली के द्वारा, वहाँ की जनता के द्वारा निर्वाचक मंडल का चुनाव हो जाता है। अब जो नेक्स्ट प्रक्रिया होती है स्टेप 5 क्या है? अब निर्वाचक मंडल का चुनाव तो हो जाता है। अब निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव होता है। मंडल द्वारा चुनाव होता है किसका? राष्ट्रपति का। निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव होता है किसका? राष्ट्रपति का होता है। क्योंकि हर राज्य में निर्वाचकों की संख्या अलग अलग होती है तो फिर एक दिन नियत किया जाता है और वह दिन होता है 16 दिसंबर, 14 या 16 दिसंबर वह दिन होता है। और इस दिन हर राज्यों में जो ये निर्वाचक मंडल होता है अपने अपने राज्यों में राष्ट्रपति के लिए वोट डालता है। अब हर राज्यों में राष्ट्रपति के लिए वोट डाले जाते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जाते हैं। किसके द्वारा? निर्वाचक मंडल के द्वारा। चूंकि इतने 538 सदस्यों का चुनाव हो जाता है, 538 निर्वाचक मंडलों का चुनाव हो जाता है, तो हर राज्य में निर्वाचक मंडल होते हैं। तो विभिन्न राज्यों में जो निर्वाचक मंडल होते हैं उनके द्वारा अब 14 दिसंबर को यानी कि दिसंबर के मध्य में वोट डाला जाता है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए वोट डाला जाता है। क्योंकि यह जो चुनाव होता है केवल औपचारिक होता है। जो दल के सदस्य होते हैं वह दलीय प्रतिज्ञा से बंधे होते हैं। दल के जो सदस्य होते हैं वह दलीय प्रतिज्ञा से बंधे होते हैं। और फिर जब वोट डाल दिए जाते हैं, राष्ट्रपति के लिए मतदान कर लिया जाता है, तो इस मतदान की गणना की जाती है राज्य के सरकार के द्वारा। उस राज्य के सरकार के द्वारा 50 राज्य हैं तो 50 राज्य में अब सरकार के द्वारा गणना की जाती है और गणना करके फिर कहाँ भेज दिया जाता है? सीनेट में भेज दिया जाता है। तो स्टेप 6 क्या हो गया? सीनेट में भेज दिया जाता है। सीनेट के द्वारा गिनती की जाती है। सीनेट के द्वारा गिनती। अब चूंकि 50 राज्यों की मतपेटिकाएं होती हैं, 50 राज्यों की मतपेटिकाएं सीनेट में भेज दी जाती है। किसको भेजी जाती है? सीनेट के अध्यक्ष को। सीनेट के अध्यक्ष को भेज दी जाती है। तो अध्यक्ष के निर्देशन में सभी 50 राज्यों की पेटिकाओं की जो बैलेट पेपर होता है या जो मशीनें होती हैं उसको अब खोला जाता है और फिर वोटों की काउंटिंग शुरू होती है। हर राज्य में कितने कितने वोट डाले गए हैं, किस किस पार्टी को वोट डाले गए हैं, इसकी काउंटिंग पूरा विधिवत किया जाता है। और जब काउंटिंग हो जाती है तो यह देखा जाता है कि किस प्रत्याशी को 270 वोट मिले हैं, 270 वोट मिले हैं, 270 मत मिले हैं। यानी कि जो 538 निर्वाचक मंडल होते हैं इसमें 270 मत पाना जरूरी होता है। कोई भी व्यक्ति यदि 270 वोट नहीं पाता है तो वह राष्ट्रपति पद के लिए विजयी घोषित नहीं किया जाता है। इसलिए राष्ट्रपति पद पर विजयी घोषित होने के लिए या राष्ट्रपति पद पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रतिनिधि मंडल का 270 वोट पाना आवश्यक होता है। निर्वाचक मंडल का 270 वोट पाना आवश्यक होता है। यदि कोई 270 वोट नहीं पाता है तब क्या होता है?
यदि कोई व्यक्ति यह 270 वोट नहीं पाता है या बहुमत किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है, बहुमत किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि प्रतिनिधि सभा अब प्रतिनिधि सभा जो होती है वह प्रथम 3 उम्मीदवारों में से किसी को भी वह राष्ट्रपति पद के लिए विजयी घोषित कर सकती है। प्रथम 3 उम्मीदवारों में से भी किसी भी व्यक्ति को वह विजयी घोषित कर सकती है। यानी कि अब प्रतिनिधि सभा में वोट डाले जाते हैं। प्रतिनिधि सभा में जितने सदस्य होते हैं वह सभी राज्यों के सदस्यों का एक ही वोट होता है, तो प्रतिनिधि सभा के बहुमत के द्वारा किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है। यही प्रक्रिया उपराष्ट्रपति के संबंध में भी होती है। यदि उपराष्ट्रपति भी बहुमत नहीं प्राप्त करता है, उपराष्ट्रपति को भी इतना वोट पाना जरूरी होता है। यदि उपराष्ट्रपति बहुमत नहीं प्राप्त करता है तो जो सीनेट के सदस्य होते हैं वह सीनेट के सदस्य प्रथम 2 उम्मीदवारों में से, यानी कि ए और बी, प्रथम 2 उम्मीदवारों में से वह किसी को भी अपने बहुमत के द्वारा उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित कर सकते हैं। तो जब यदि किसी भी प्रत्याशी को बहुमत नहीं मिलता है तो प्रतिनिधि सभा के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है और सीनेट के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। उस सीनेट के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इस प्रथा को क्या कहा जाता है? ब्लैक हॉर्स कहा जाता है। इस प्रथा को ब्लैक हॉर्स कहा जाता है जब सीनेट के सदस्यों के द्वारा या प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के द्वारा चुनाव संपन्न होता है। यदि कोई व्यक्ति बहुमत प्राप्त नहीं करता है तो सीनेट उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है, प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। इस प्रक्रिया को ब्लैक हॉर्स कहा जाता है। प्रतिनिधि सभा में अब तक केवल 2 बार सन 1800 में और 1824 में 1800 में और 1824 में ऐसा समय आया था जबकि किसी भी व्यक्ति को बहुमत नहीं मिला था। ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा ने सन 1800 ईस्वी में और 1824 में इस प्रक्रिया का प्रयोग किया था। प्रतिनिधि सभा ने उसमें विजेता उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया। इसी तरह से सीनेट में भी इस प्रकार की एक बार स्थिति देखी जा सकती है। सीनेट में 1836 में ऐसी स्थिति देखी जा सकती है। 1836 में सीनेट में भी किसी भी सदस्य को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था, तो सीनेट ने इस प्रक्रिया का पालन करते हुए जो विजेता उम्मीदवार था उस विजेता उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया। अब यह प्रक्रिया जो होती है यानी कि सीनेट के द्वारा जो गिनती की जाती है वह 6 जनवरी को की जाती है। 6 जनवरी को की जाती है सीनेट के द्वारा गिनती 6 जनवरी को की जाती है। जो सीनेट के द्वारा गिनती की जाती है वह 6 जनवरी को की जाती है। 6 जनवरी को जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है, उसके पश्चात जो नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि स्टेप 6 और स्टेप 7 हम देखते हैं। यह है शपथ ग्रहण। यह है शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए जो शपथ ग्रहण होता है वह 20 जनवरी को होता है। वह शपथ ग्रहण कब कराया जाता है? 20 जनवरी को कराया जाता है। और राष्ट्रपति पद का जो शपथ ग्रहण होता है वह 20 जनवरी को वाशिंगटन डीसी में होता है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। और वर्तमान समय में जो 2020 का चुनाव हुआ था उसमें जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार होते हैं और ये राष्ट्रपति पद पर चुने जाते हैं, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस होती हैं जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की ही उम्मीदवार होती हैं। और इनको 306 वोट मिलते हैं। इनको जो मिलते हैं 306 वोट मिलते हैं। 306 वोट मिलते हैं जो बाइडेन को 306 वोट मिलते हैं। जो बाइडेन को डेमोक्रेटिक पार्टी से चुना जाता है। डेमोक्रेटिक पार्टी से इनको उम्मीदवार चुना जाता है। और वर्तमान में जो बाइडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं। तो इस तरह से अमेरिका के या संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो हम देखते हैं कि अमेरिका में जो चुनाव प्रक्रिया है वह सब कुछ पूर्व निर्धारित है। उनकी एक डेट निर्धारित है, निश्चित है। हमारे यहाँ नहीं है कि कभी भी चुनाव हो जाता है, कभी मई में चुनाव होगा, कभी दिसंबर में चुनाव होगा, कभी जनवरी में चुनाव होगा। तो हमारे यहाँ यह सब कुछ निर्धारित नहीं है, बल्कि समय के अनुसार निर्वाचन संपन्न होता है। लेकिन अमेरिका में पूर्व निर्धारित है कि जैसे कि इसमें प्रत्याशी का नामांकन होता है। यह प्रक्रिया कब तक चलती रहती है? यह जून तक चलती रहती है। यह फरवरी से लेके जून तक चलती रहती है।
जून तक, फरवरी से लेकर जून तक प्रत्याशी का नामांकन होता है। फिर राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, यह जुलाई माह में होता है, जुलाई अगस्त माह में राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। फिर सितंबर अक्टूबर तक चुनाव अभियान किया जाता है। फिर निर्वाचक मंडल का चुनाव होता है। निर्वाचक मंडल का चुनाव होता है, कब होता है? 4 नवंबर को निर्वाचक मंडल का चुनाव संपन्न होता है। फिर निर्वाचक मंडल के द्वारा चुनाव होता है, या 14 या 16 दिसंबर को पूरे राज्यों में निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है। फिर हम देखते हैं कि जब निर्वाचक मंडल के द्वारा चुनाव हो जाता है तो उस पेटिकाओं को या उस मतों की गणना करके उसको हर राज्य की सरकार के द्वारा सीनेट को भेज दिया जाता है। और अब 6 जनवरी को सीनेट में 6 जनवरी को अब वोटों की गणना होती है। सभी राज्यों के द्वारा जो वोट भेजे गए होते हैं, सभी राज्यों के वोटों की गणना होती है। जब 50 राज्यों की गिनती हो जाती है तो जिस व्यक्ति को 270 वोट मिलते हैं उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। उसके पश्चात हम देखते हैं कि स्टेप 7 जो कि 20 जनवरी को शपथ ग्रहण होता है, उसके बाद राष्ट्रपति अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको स्टेप बाय स्टेप संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को बताया। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों से अवगत कराऊंगा। पावर एंड फंक्शन ऑफ द यूएसए प्रेसिडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।